नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आर्मेनिया ने प्रपोज किया है एक अल्टरनेटिव सी ट्रेड रूट जिसका नाम है पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर। ये न केवल अजरबैजान को एक करारा जवाब देगा बल्कि इंडिया की हेल्प करेगा टू रिप्लेस स्वेज कनाल रूट। तो आज के सेशन में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे ये अजरबैजान को एक करारा जवाब दे सकता है एंड कैसे इंडिया की हेल्प करेगा स्वेज कनाल वाले स्टैंडर्ड रूट को रिप्लेस करने में। आपने आईएनएसटीसी के बारे में तो सुना होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उससे ये किस तरीके से लिंक है, इसकी लोकेशन क्या है, अर्थात कौन कौन से देशों से होकर ये गुजरेगा। एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये हमारे इंडिया के मुंबई से स्टार्ट होता है और मुंबई से हम लोग अरब सागर होते हुए पहुंचते हैं ईरान के एक बहुत ही क्रूशियल पोर्ट बंदर अब्बास पे। बंदर अब्बास से फिर आप पहुंच जाते हो तेहरान, जो कि कैपिटल है ईरान की। और तेहरान से अब यहाँ पे दो पोर्ट को एक्सेस किया जाता है, बंदर अंजाली और बंदर अमराबाद। यहाँ पे ये वाला देखिए बंदर अंजाली और ये वाला रूट जाएगा बंदर अब्बास पे। सो दोनों ही कैस्पियन सागर में पड़ते हैं और फिर कैस्पियन सागर में हम लोग जल रूट को इस्तेमाल करके सी रूट से हम लोग पहुंचेंगे अस्तर खान। अस्तरखान से फिर आप लोग रसिया जा सकते हो अजरबैजान वाले रूट का इस्तेमाल करके। लेकिन यदि हम बात करें नए आर्मेनियन रूट की, तो ये मुंबई से लेकर तेहरान तक तो सेम है। देखिए मुंबई से हम लोग पहुंचेंगे बंदर अब्बास और फिर ऊपर ईरान के तेहरान में तो पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से तेहरान से हम लोग बंदर अंजाली या फिर बंदर अमराबाद न पहुंच के हम लोग डायरेक्ट जाएंगे आर्मेनिया, और आर्मेनिया से फिर आप जॉर्जिया पहुंचोगे। जॉर्जिया से यूक्रेन या बुल्गारिया ग्रीस को एक्सेस किया जा सकता है, या फिर आप कहिए कि पूरे यूरोप को एक्सेस यहाँ से किया जा सकता है। इवन आप देखिए जॉर्जिया से ब्लैक सागर भी है, इसकी बाउंड्री लगती है, तो ब्लैक सागर का भी इस रास्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट तब सामने आई है जब आर्मेनिया के मिनिस्टर फॉर लेबर एंड सोशल अफेयर्स भारत आए थे 9th रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करने। इन्होंने कहा आर्मेनिया इज आइडियली पोजीशन टू ऑफर इंडिया एन अल्टरनेटिव सी ट्रेड रूट स्पेशली विद यूरोप। सो आप समझिए आईएनएसटीसी एक इंपॉर्टेंट रूट है रसिया और सेंट्रल एशिया के लिए। लेकिन अगर हम बात करें नए पर्शियन गल्फ ब्लैक सी ट्रांजिट कॉरिडोर की, तो ये स्पेशली यूरोप के लिए प्रपोज किया गया है। अब आर्मेनिया के बारे में बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसके वेस्ट में आपको तुर्की देखने को मिलता है, ईस्ट में अजरबैजान है, ऊपर नॉर्थ में जॉर्जिया है और नीचे साउथ में आपको ईरान देखने को मिलता है। और ईरान के साथ इसके मात्र 35 किलोमीटर के बॉर्डर शेयर होते हैं। ये वाला रास्ता आप देखिए, केवल 35 किलोमीटर का छोटा सा बॉर्डर ईरान के साथ में शेयर किया जाता है। सो इसी बॉर्डर का इस्तेमाल करके यहीं से ये कॉरिडोर जो है गुजरने वाला है और फिर ऊपर जॉर्जिया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आर्मेनिया ये वाला रूट प्रपोज क्यों कर रहा है, जबकि हम लोग अस्तरखान पहुंच के अजरबैजान का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप कहिए कि कैस्पियन सागर से होते हुए रसिया पहुंच जाते हैं। रसिया से फिर सेंट पीटरबर्ग से यूरोप को एक्सेस तो किया जा सकता है, फिर क्यों नया वाला रास्ता आर्मेनिया जो है प्रपोज कर रहा है। तो देखिए आर्मेनिया चाहता है कि ये अजरबैजान जो है ना, इसको बाईपास किया जाए, इसको इस ट्रेड रूट में आईएनएसटीसी में शामिल न किया जाए। आर्मेनिया चाहता है कि हम लोग बाईपास करें अजरबैजान को, क्योंकि अजरबैजान हैज क्लोजर टाइज विद तुर्की एंड पाकिस्तान। अब देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान को आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के। बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा इनके जो है बने रहते हैं, और इवन तुर्की के साथ में भी आर्मेनिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। सो आर्मेनिया ना तो तुर्की को पसंद करता है ना अजरबैजान को, तो इनके संबंध कुछ खास नहीं है। और ऐसे ही आप देखिए अजरबैजान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा खास नहीं है। आर्मेनिया हमेशा से कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान का साथ देता आया है, इवन अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहां पर भी अपनी बात को रखता है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में नहीं है। इसीलिए यदि ये वाला रूट बन के तैयार हो जाता है, यदि इस पे हम लोग अपना ट्रेड करने लग जाएं, तो अजरबैजान को बिल्कुल साइड लाइन कर देंगे हम लोग। और जॉर्जिया पहुंच के आप देखिए जॉर्जिया से यूरोप भी जा सकते हैं, जॉर्जिया से रसिया भी जाया जा सकता है। तो अजरबैजान को अकेला यहाँ पे हम लोग छोड़ सकते हैं, इसको बाईपास कर सकते हैं। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है
कि आर्मेनिया और इंडिया के जो संबंध है वो बहुत ज्यादा खास हैं, काफी अच्छे रिलेशंस हम लोग एंजॉय करते हैं। एंड स्पेशली डिफेंस टाइज की अगर हम बात करें, Armenia's relationship with India has been growing steadily due to डिफेंस एक्सपोर्ट्स। इंडिया आर्मेनिया को बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है, जैसे कि मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, एमिनेशंस हैं, और भी दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं वे सप्लाई करता रहता है। और केवल डिफेंस ही नहीं, दूसरे जो बिजनेसेस हैं वे भी आर्मेनिया के साथ हमारे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सो इसीलिए इंडिया और आर्मेनिया इंडिया के साथ अपने ट्रेड संबंधों को मजबूत करना चाहता है और चाहता है कि इंडियन जो कंपनीज हैं वो इस पूरे कॉरिडोर में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं और यहाँ पे इसको फंडिंग भी दें। तीसरा पॉइंट, आर्मेनिया के जो संबंध है ईरान के साथ वो भी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्मेनिया से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड बिजनेस टाइज विद ईरान, और 35 किलोमीटर का एक बॉर्डर भी मैंने बताया ईरान के साथ में लगता है। सो आप देखिए तीनों देश मित्र मुल्क की तरह हम इनको देख सकते हैं, आर्मेनिया, ईरान एंड इंडिया। तो ये वाला जो कॉरिडोर है काफी बेनिफिशियल रहेगा तीनों देशों के लिए। और इस ट्रेड रूट की और क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखिए रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते रसिया का और इंडिया का जो ट्रेड है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है पिछले 2 सालों में, बहुत ज्यादा हमारा ट्रेड हो गया है। अगर ऑयल ट्रेड की बात करें तो वो तो एक समय पे अपनी चरम सीमा पे था। हालांकि ऑयल इंपोर्ट्स हमने धीरे धीरे कम कर दिए हैं रसिया से, खैर वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट के चलते भी हमारा जो ट्रेड है रसिया से वो बढ़ रहा है और हम इसको और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आईएनएसटीसी का अगर इस्तेमाल करके हम बात करें, हाँ स्पेशली आईएनएसटीसी का इस्तेमाल करके ये वाला जो ट्रेड है हमारा बढ़ा है। तो आईएनएसटीसी के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है अजरबैजान, बिकॉज अजरबैजान हैज बीन स्लो इन डेवलपिंग an infrastructure link under the INSTC despite its importance। अजरबैजान को पता है कि इंडिया के लिए ये वाला रूट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अजरबैजान की साइड पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने हैं, जो भी लॉजिस्टिक हब वगैरह बनाने हैं, वो उसमें ढिलाई बरत रहा है अजरबैजान। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको बाईपास ये कर देंगे, ना एक रूट अपना लेंगे, तो फिर हमारा जो ट्रेड है रसिया के साथ में वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और सेंट्रल एशिया तक भी हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। दूसरी बात, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते ही आपको पता स्वेज कनेल वाला जो रास्ता है वो चौक हो चुका है, हैम्पर हो चुका है। यहाँ गल्फ ऑफ एडन में हाउदी जो रिबेल्स हैं वे आए दिन शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इवन अभी तो थोड़ी सी घटनाएं कम हुई हैं क्योंकि अमेरिका वहां पे नजर लगाए हुए बैठा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो रास्ता है पहले हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, गल्फ ऑफ एडन होते हुए और फिर ये रेड सागर होते हुए स्वेज कनाल, मेडिटेरेनियन सी, फिर अटलांटिक ओशन और फिर यूरोप में हम लोग जाते थे, और यहाँ से ये वाला यूरोप, इवन रसिया भी इसी रास्ते से जाया जाता था, ठीक है। तो ये वाला रास्ता काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, लेकिन अब हम इसका इस्तेमाल से बच रहे हैं। इसके दो बड़े रीजन हैं। एक तो यहाँ पे रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते हमारे जो जहाज हैं उनको सिक्योरिटी का खतरा है, आए दिन अटैक होगा उनके ऊपर, तो जान माल का नुकसान तो होगा ही। दूसरी बात, ये वाला रास्ता आईएनएसटीसी से बहुत लॉन्ग है और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, ट्रेड में टाइम भी ज्यादा लगता है। आप देखिए आईएनएसटीसी की अगर हम बात करें तो ये मात्र 7200 किलोमीटर का रास्ता है और इसमें केवल 25 दिन हमको लगते हैं रसिया पहुंचने में, सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी बचेगा। दूसरी बात, फ्यूल भी यहाँ पे हम लोग सेव कर सकते हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वो भी इंश्योर की जा सकती है, हमारे कार्गोज की भी और हमारे जो पर्सनल है उनकी भी। सो द प्रपोज्ड पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर अलाइन विद इंडियाज ऑब्जेक्टिव ऑफ सीकिंग न्यू ट्रेड रूट विद यूरोप। तो नया वाला जो रास्ता रहेगा वो भी इंडिया के उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा कि हम लोग यूरोप के साथ एक नया ट्रेड रूट तलाश रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आईएनएसटीसी का भी इस्तेमाल करके या फिर नए वाला जो रास्ता है पर्शियन गल्फ ब्लैक सी ट्रांजिट कॉरिडोर, इससे हम लोग स्वेज कनाल को बिल्कुल बाईपास कर सकते हैं। हमारा टाइम यहाँ पे बचने वाला है, हमारा फ्यूल यहाँ पे बचने वाला है, ठीक है, और रास्ता भी है कम हो जाएगा। लेकिन इस पूरे कॉरिडोर को बनाने के में कुछ चैलेंज भी हैं हमारे सामने।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैलेंज की बात करते हैं एंड इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चैलेंज कुछ ऐसे है कि देखिए, आर्मेनिया की अगर हम बात करें तो बॉर्डर शेयर होता है जॉर्जिया से, और जॉर्जिया एक ऐसा देश है जिसने आर्मेनिया के साथ में भी और अजरबैजान के साथ में भी अपने कनेक्शंस को इस्टेब्लिश किया हुआ है, चाहे आप रोड की बात कीजिए या फिर रेलवे लिंक्स की बात कीजिए। सो ईरान के पास में यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अजरबैजान जाए, अजरबैजान को हम लोग एक्सेस करके फिर पहुंचे रसिया, या फिर यहाँ पे हम लोग आर्मेनिया चले जाएं, आर्मेनिया होके चले जाएं। लेकिन आर्मेनिया होके जाने में दिक्कत यह है कि आर्मेनिया और ईरान के बॉर्डर में इस वाले रास्ते में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना तो रेलवे लिंक है यहाँ पे और ना ही रेलवे रोडवेज की कनेक्टिविटी है। तो सबसे पहला चैलेंज यही है, एज सुन एज पॉसिबल आर्मेनिया को लिंक किया जाए ईरान बॉर्डर के साथ में, ठीक है, तभी हम लोग इसके बारे में आगे सोच सकते हैं। और दूसरा चैलेंज खुद जॉर्जिया है। अब देखिए, कनेक्टिविटी है, रेलवेज की बात करें तो वो कनेक्शन उनके पास में है जॉर्जिया के पास, लेकिन और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ता है। तो दूसरा चैलेंज खुद जॉर्जिया है, क्योंकि जॉर्जिया में पिछले कई दिनों से या कुछ महीनों से आप देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे। खुद अनस्टेबल है जॉर्जिया, मीन्स वहां के जो पॉलिटिक्स है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो अनरेस्ट में है। तो एक ऐसे देश में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडिया इन्वेस्टमेंट वहां करने में थोड़ा सा कतराएगा, ठीक है। और कुछ चैलेंज हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है, कल्चरल एंड सोशल चैलेंजेस हमारे सामने हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज हैं कि वहां की गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को कितना जल्दी एक्सेस देती है, कितना जल्दी उसको बनाने के लिए परमिशन ग्रांट करती है, फाइनेंशियल रिस्क हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चैलेंज हमारे सामने हैं अभी के लिए। तो ये वाला रास्ता इतना आसान नहीं है बनाना है। जो भी होगा, जो भी डेवलपमेंट इसके ऊपर आएगी, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो उसके ऊपर लेके आ जाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी।